नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 73। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश गांव में लौटकर अंजलि तथा उसके माता पिता को शहर के मकान तथा उसके एवज में लिए गए लोन के विषय में विस्तार पूर्वक सारी बातें बताता है। आपसी वार्तालाप के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि शहर के मकान को बिक्री कर देना ही उचित होगा। मगर अंजलि कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती और कहती है, क्या हम लोग किसी भी तरीके से मकान को बिक्री किए बगैर रखने की कोशिश नहीं कर सकते, ताकि अगर कभी हमारे मन यहाँ से उम्भ जाए तो फिर से वहाँ पर जाकर रह तो सकते हैं। अगर मान लो कि कल को बच्चे लोग घर में आएंगे तो मकान को छुड़ा लेंगे और वहाँ पर रहेंगे तो हम लोग भी वहाँ जाकर रह जाएंगे। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी अपने बेटी को समझाते हुए कहने लगी, बेटा अब उस मकान की मोह छोड़ दो, समय बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तुम्हारी वह परिस्थिति नहीं रही कि ब्याज चुकता कर तथा मूल के साथ चुकता करके उस मकान को वापस ले सकें। और जहाँ तक बच्चों के सवाल है तो यह लोग तो अब घर में आने से रहा, क्योंकि एक प्रशांत है जो कभी नहीं आएगा। उसने क्रिश्चियन लड़की से शादी करके बैंगलोर में बस गया। सुशांत है जो रशिया में पढ़ाई के साथ साथ होटल की व्यवसाय करने लगा, तो समय के साथ साथ उसने वहाँ के लड़की से शादी भी कर ली होगी, क्योंकि रशिया की लड़कियाँ बहुत गोरी और सुंदर भी होती है। ऐसे में उनके वापसी का उम्मीद करना निरर्थक है, और वापस आएगा भी तो भी इतनी सारी पैसा जमा करके उस मकान को वापस लेने की इच्छा उनमें नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे पैसा की जुगाड़ करना कोई मामूली बात नहीं है। और रहा कमलाकांत की बात, वह तो यूरोपीय देश में गया है, जहां से लोग कभी वापस हमारे देश में आना पसंद नहीं करते। 2-4 वर्ष के बाद खबर आएगी कि उसने भी वहां के लड़की से शादी कर ली और वहीं पर बस गया है। ऐसी अवस्था में तुम लोग उस मकान को बेचकर सारे देनदारियां चुकता करके फ्री हो जाओ। समय का क्या भरोसा है कि कल को तुम्हारे परिस्थिति कैसी हो। ऐसे में समय रहते सारे देनदारियां चुकता करके बैठ जाओ, वही उचित कार्य होगा। समय का क्या भरोसा, ऐसे भी तो हो सकता है कि कल को हम लोग इतने सारे देनदारियां चुकता नहीं कर सके और सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। सभी लोग मिलकर अंजलि को समझने की प्रयास करने लगे, मगर अंजलि है कि समझ कर भी समझने का कोशिश नहीं करती। बार बार घुमा फिरा कर तरह तरह की बातें करती है और प्रकाश को उलाहना देती रहती है, जो कि रुक्मणी देवी को भी खटकती रहती है। रुक्मणी देवी अक्सर अपने बेटी को बहुत समझाने की चेष्टा करती रहती है। यह अक्सर कहती है, बेटा इस तरह से हर बात पर अपने पति को उलाहना देना सही नहीं है। प्रकाश कुछ कहता नहीं जरूर, मगर ऐसा तो नहीं कि वह बेवकूफ है, वह बहुत समझदार है। अब तू थोड़ी गहराई से सोच कर तो देख कि आज अगर तुम्हारे तीनों बेटे बिना कुछ पढ़े लिखे बेरोजगारों की तरह बिना कुछ काम काज के तुम्हारे कंधों पर बैठकर खाते पीते दिन गुजारते, तब तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाते, जैसा कि बहुत से घरों में होती है। इससे अच्छा तो यही हुआ कि वह लोग जहाँ भी है अपने पैरों पर खड़ा तो हो गया। आज तुम्हारे पास क्या कमी है? जो भी पैसा वगैरह बचा है उसका सही इस्तेमाल करने पर फिर से तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ऊपर से अगर सोचो तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे बेटी के भविष्य के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। हो सकता है कि तुम्हें भी प्रकाश के तरह कोई बेटा मिल जाए जैसा कि हमें मिल गया है, और वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहे, तुम्हारी खूब सेवा करे जैसे कि प्रकाश हमारी सेवा कर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? रुक्मणी देवी बेटी अंजलि को कहती है, देख बेटा, किसी को भी जीवन में 16 आने सुख नहीं मिलते। तुम सर्वदा अपने बारे में सोचती हो, कभी दूसरे के बारे में भी सोचा करो। देखा जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें देखो, हमारे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। आज भी हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। हमने तुम्हारे शादी में अपने दामाद जी को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। यह तो उसका उदारता है कि बिना किसी प्रकार के दान दहेज के वह तुमसे शादी कर लिया।
हमारे समाज में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। लोगों के जीवन में कैसे कैसे हादसा होते हैं। तुम्हारे साथ कहे या प्रकाश के साथ जो हुआ उसे हादसा मानकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तुमने कुछ खोया तो कुछ पाया भी है। समय खराब होने पर लोगों के साथ कैसा कैसा हादसा हो जाता है। कहते हैं कि समय खराब होने पर साया भी साथ छोड़ देती है। कभी तो ऐसा आफत जान पर भी आ जाती है। कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है। जरा गहराई से सोच कर देखो कि अगर उस बार प्रकाश के एक्सीडेंट उससे भी बड़ा होती तो। तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे जो हाल हुई थी अगर उससे भी बुरा हल होती तो। मेरी जो हालत हो गई थी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गई थी, जो कि आज मैं फिर से चल रही हूँ, अगर इससे भी ज्यादा कुछ होती तो। अगर सही रूप से विचार करे तो प्रकाश तो तुम्हारे लिए देवता समान है, जिसमें अवगुण एक भी नहीं है, जैसा कि अक्सर लोगों में दिखाई देती है। ऐसे में जरा जरा सी बात पर उससे दुर्व्यवहार करना और बार बार उलाहना देना किसी दिन तुम्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए मेरी तो यही राय है कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। किसी को भी जरूरत से ज्यादा टोकना या ज्यादा उलाहना देना कभी कभी अनहोनी को निमंत्रण देना जैसा होती है। ऐसे में तुम्हें बार बार कहती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस तरह से दिन रात उसे कोसा मत करो जो सभी को बुरा लगे। प्रकाश शहर में जाकर बैंक के साथ अपना सारा हिसाब किताब करके अपना मकान को बिक्री कर डाला और साथ में अपने भाई विकास और माता पिता से मिलने को चला गया, जहां पर प्रकाश के माता पिता दोनों के ही शारीरिक अवस्था संतोषजनक नहीं है, जिसे लेकर प्रकाश बहुत ही विचलित होता है और कहने लगा, माँ जी और बाबूजी, आप लोग को किसी प्रकार की तकलीफ हो रहा है तो बताइए, ताकि मैं अपनी तरफ से कुछ निवारण करने की कोशिश करूं। आप लोग मुझे मौका दीजिए ताकि मुझे भी आपके सेवा करने की अवसर मिल जाए। अब मैं शहर छोड़कर गांव में चला गया हूं। शहर में कुछ दुर्घटनाएं घट गई जिस कारण हम लोग शहर को छोड़ दिया और गांव में जाकर रह रहे हैं। वहाँ के वातावरण शहर के जैसा सुविधाजनक तो नहीं है, मगर अब वहाँ के हवा पानी अच्छा लगने लगा है। उम्र के पड़ाव में वहीं गांव में रहकर जीवन बिताना मुझे उचित लग रही है। अपने भाई विकास के हाथ में कुछ पैसा देकर कहने लगा, विकास, यह कुछ पैसा है माँ जी और बाबूजी तथा बच्चों के लिए दे रहा हूँ ताकि तुझे थोड़ी सहूलियत हो सके। जब भी मौका मिले, जैसे भी सुविधा या असुविधा हो, बगैर किसी संकोच के हमारे घर में आ जाना। कहते हुए एकाएक प्रकाश बहुत भावुक हो गया। ऐसे में विकास कहने लगा, अरे भाई साहब, आप व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, मैं अपनी तरफ से किसी प्रकार की शिकायत की मौका नहीं दूंगा, आप निश्चित रहें। पर जैसे ही मौका मिले बिना किसी संकोच के आ जाया कीजिए, यह आपके ही घर है और जहाँ पर माँ और बाबूजी रह रहे हैं वहाँ पर तो संकोच के आवश्यकता ही नहीं है। प्रकाश के माँ मृदुला देवी कहती है, बेटा, अब हमारा जीवन तो यूं ही बीत रही है, हमारी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब हमारा प्राण निकल जाए। विकास तथा उसके पत्नी से हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं रही। अब तो उसके बहू भी आ गई है, हमारी खूब सेवा करती है, मगर अब और इस धरती पर रहने की इच्छा नहीं रही, खूब जी लिए। शरीर के इस अवस्था में हमें चले जाना ही सही है। इतने दिनों तक जी लिया, यही बहुत है। ऐसे में हमें और कहीं जाने से अच्छा तो यहीं पर ठीक है। हम लोगों को विदाई वेला पर तुझे विकास खबर करेगा तो जरूर आ जाना, बस इसके आगे कुछ कहने की नहीं है। तुम लोग सदा सुखी रहो, खुश रहो, बहू को और बच्चों को हमारा प्यार और आशीष देना। भगवान सदा तुम्हारा मंगल करे, यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ बेटा, सदा खुश रहो। मगर बड़े दिन हो गए कि हमने किसी को देखे नहीं और यहाँ से चलकर कहीं पर भी जा पाऊंगी, ऐसा भी परिस्थिति हमारी नहीं रही। एक बार सभी को साथ लेकर आ जाता तो जी भर के देख लेते, नहीं तो क्या पता फिर से किसी से मुलाकात होने को मौका मिलेंगे भी या नहीं। अपने माँ के बातों में प्रकाश एकाएक भावनाओं आकर सोचने लगा, माँ जी का कहना भी सही है, मगर इस वक्त हमारे घर के जो परिस्थिति चल रही है, ऐसे में इन सब के बारे में मैं घर पर किसी तरह के बात कह भी नहीं पाऊंगा,
क्योंकि वैसे ही अंजलि के दिमाग इस समय बहुत खराब चल रही है कि दिन भर गुस्सा करती रहती है। ऊपर से अगर विकास के घर या माता पिता के विषय में कुछ कहा तो एकदम से उसके पारा चढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जितना समझ है उतना ही बात करती है। यह तो हमारी किस्मत अच्छा समझो कि उसके माता पिता हमारे साथ रहते हैं और सर्वदा उसे हर विषय में समझाते रहते हैं, और मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि उनके विचार तथा उनके परामर्श के बदौलत अंजलि के गुस्सा थोड़ी दबी हुई रहती है, नहीं तो न जाने कब क्या कर बैठती। मगर अब तो हमारे गृहस्थी जीवन ऐसे पर्याय तक पहुंच गई है कि मैं बहुत थक गया। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।